हो गई रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में। हाँ, तो ये जो सेशन है डेली न्यूज मंथन का सेशन है, यूपीएससी एमपीपीएससी और एसएससी व्यापम सबके लिए काम आता है। बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती हैं। वो छोटी बातें ये कि ये सेशन यूज कैसे करना है आप सभी को पता ही, अब तो आप एकदम सयाने हो गए हो। तो ये जो सेशन है आप सभी को पता होता है, आपको नोटबुक में नोट करना है और मेंस की आंसर राइटिंग जो इससे निकलती है उनको कोट करना है, और प्री के कुछ फैक्ट्स निकलते हैं उनको भी आपको कोट या नोट करके चलना होता है, ताकि बाद में जाके आपको ये फैक्ट्स जो है वो काम आ पाए। क्योंकि अब आपका एग्जाम थोड़ा सा डाइवर्स हो चुका है। डाइवर्स हो चुका है इसका मतलब क्या है कि अब एग्जाम वैसा नहीं आ रहा जैसा पहले आता था ना, कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन लैंडमार्क का हिस्सा है। इस तरीके का एग्जाम जो है अब नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा एग्जाम एडवांस हो गए। कोई भी एग्जाम की बात कर लें आप, एग्जामिनेशन जो है वो थोड़े थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं। तो दो तीन काम याद रखने। सबसे पहली बात, अपने दोस्तों संगी साथियों के द्वारा इस सेशन को शेयर करना है, ताकि ये सेशन चलता रहे। बच्चे आते रहेंगे तो चलता रहेगा, नहीं आते रहेंगे तो फिर आराम से मैं घोड़े बेच के सोया करूंगा। वैसे उसके लिए पहले घोड़े परचेज करने पड़ेंगे, तब जाके तो मैं बेचूंगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले सेशन को कि क्या क्या है आज के हमारे इस सेशन में खास। तो हमारे इस सेशन में काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि इस सेशन को थोड़ा सा खास बनाती हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहली न्यूज, आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदिक पर्व 2021 सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, आयुर्वेदिक पर्व 2021 न्यू दिल्ली में 26 नवंबर से सेलिब्रेट करा जाना है। तो क्वेश्चन हमारा देखो सिंपल से दो चार क्वेश्चन है। इसको मनाएगा कौन? आयुष मंत्रालय मनाएगा, ये भी बात है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहला, प्रीलिम्स वालों का काम तो यही हो गया कि 26 नवंबर को आयुर्वेदिक पर्व बनाया जा रहा है। उसके बाद कौन मनाएगा? आयुष मिनिस्ट्री जो है इसको मना रही होगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एक दो बातें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ से हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। वो क्या कि भाई आयुर्वेद जो आपके पास है उसको इतना ज्यादा प्रमोट करना क्यों जरूरी है? क्या आयुर्वेद रियल में इतना ज्यादा बेनिफिशियल है जितना हम उसको हाइव करके प्रमोट कर रहे हैं? और एक और कुछ समय पहले शायद आपको पता होगा, आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथ की डिबेट जो है वो चली थी, जिसको बाबा रामदेव बनाम डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिबेट भी कहा गया था कुछ समय पहले मीडिया में, कोरोना वायरस के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कौन सा मेडिसिन सिस्टम जो आपके पास है बेस्ट है? तो इसमें आपको लिखना है जो आपके पास है। सपोज करिए कि मे बी यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एलोपैथ। एलोपैथ जो है उससे किस तरीके से डिफरेंट है? विच मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ट फॉर टुडेज कंडीशन इन इंडिया। भारत की जो अभी वर्तमान की स्थितियां हैं उनके हिसाब से कौन सा जो आपके पास है मेडिसिन सिस्टम है वो बेस्ट है। इस तरीके क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है। तो इसमें ये बनेगा तो साइंस वाले पोर्शन में बन सकता है। तो इसमें जैसे ही आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो काफी सारे अलग अलग सिस्टम्स जो होते हैं मेडिसिन सिस्टम, उनको आयुष मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। अभी आयुष मिनिस्ट्री में कौन कौन सा सिस्टम है? सबसे पहला फर्स्ट सिस्टम जो आपका है और वो तो एलोपैथ है जिसको हम सभी यूज कर रहे हैं। उसके बाद यूनानी है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो आयुर्वेदा है। इसके बाद योगा है। इसके बाद स्वर्णरेगा जो आपके पास तिब्बतियन टेक्निक है उसको भी हमने यूज अप्लाई करके रखा हुआ है, मान्यता दे के रखी हुई है। तो ये अलग अलग पैरेलल मेडिसिन सिस्टम जो आपके पास है, समानांतर समानांतर प्रणालियां हैं, समानांतर उपचार प्रणालियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा प्रगतिशील एलोपैथ है। मोस्ट डेवलप्ड साइंस एलोपैथ को माना जाता है। आयुर्वेद जो आपके पास है, आयुर्वेद भी बहुत पुराना साइंस है। लेकिन आपको पता होगा कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, मतलब अगर आप बात करोगे जब से मुगल्स आए, तो मुगल्स जो आपके पास है वो किसको प्रमोट करते थे? वो जो आपके पास है अरेबिक मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करते थे। तो आयुर्वेद को ज्यादा उन्होंने प्रमोट नहीं करा। इवन इवन नालंदा और नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके पास है उसी के साथ साथ तक्षशिला जो है, इन सभी को नालंदा जो आपके पास है और विक्रमशिला, इन सभी को जलाए जाने का कारण भी आयुर्वेदा को ही माना जाता है।
कि आयुर्वेद जो आपके पास है उसमें बख्तियार खिलजी जो है उसको ट्रीट कर दिया था, इसकी वजह से बख्तियार खिलजी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों विद्यालय को जला दिया। तो ये सारी बातें क्या होती हैं, आयुर्वेद को डिफरेंट बनाती। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल वाद और पित्त जो आपके पास होता है उनका बैलेंस होता है, बाइल जूस जो होता है और सलाइवा, उनमें बैलेंस लाना आयुर्वेदा का फंडा है। एलोपैथ किस पे काम करता है, ये कॉजिंग एलिमेंट जो होता है ना दुख का, उसको पहचानो और उसको ट्रीट करो। आयुर्वेदा पहचानना नहीं, बैलेंस पे जो आपके पास है, बैलेंस पे फोकस करता है, बॉडी के बैलेंस। अगर आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को देखते हैं, दोनों मेडिसिन सिस्टम डिफरेंट है। एक अगर बीमारी हो गई उसके बाद एलोपैथ टाइम कम कंज्यूम करता है, आयुर्वेद टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। एलोपैथ जो आपके पास है उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें फायदा क्या है, प्रूवन है, मतलब ये प्रूव्ड है, इसमें काफी सारे रिसर्च करे गए। आयुर्वेदा जो आपके पास है उसमें रिसर्च नहीं किए गए। तो ये जो आपके पास है हाँ हाँ जी हेलो, मैं आपको 10-20 आधा घंटे से कॉल लगाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको पता चल गया कि क्या है, आयुर्वेदा जो आपके पास है एक ऐसा सिस्टम है, इस तरीके की प्रणाली है जिस प्रणाली में क्या होता है, जिस प्रणाली में हम बैलेंस को कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट डे नीड के हिसाब से आयुर्वेदा में सबसे बड़े चैलेंज कौन कौन से, फर्स्ट चैलेंज है ट्रेन्ड डॉक्टर्स और सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो आपके पास है वो नहीं है। दूसरा, इसकी रिसर्च में इतना ज्यादा पैसा जो है वो खर्चा नहीं किया गया, और इसकी मेडिसिन जो आपके पास है वो जुगाड़ू तुगाड़ू बनाई जाती हैं, जिनका कोई भी सर्टिफिकेशन जो आपके पास है, सर्टिफिकेशन दूर दूर तक नहीं होता, होता है तो वो हम यूज कर भी रहे हैं, जैसे कोरोनिल वगैरह हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करो कि और इसमें इनएफिशिएंसीज जो आपके पास है वो क्या है, तो इसका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं है, जैसा एलोपैथ का रिकॉग्निशन है, सभी जिसको जानते हैं, तो आयुर्वेदा का ऐसा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो है कुछ जड़ी बूटियां ऐसी यूज करी जाती हैं जो एक तरीके से सीक्रेट मानी जाती हैं, उनको शेयर नहीं करा जाता, लेकिन ऐसा एलोपैथ में दूर दूर तक नहीं है। एलोपैथ पूरा ट्रांसपेरेंसी से चलता है, कौन सी मेडिसिन किस किस केमिकल को मिला के बनी हुई है, उसके पीछे जाके कंपोजिशन में, उनका कंपोजिशन भी आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से उनको बनाया जाता है। और इवन डॉक्टर जो है वो केमिकल कंपोजिशन का नाम लिखता है, ब्रांड का नाम तो वो लिखते ही नहीं है, उस तरीके से आपकी मेडिसिन दी जाती है। तो ये आयुर्वेदा में बहुत बड़ी दिक्कत है। आयुर्वेदा में सर्जरी जो आपके पास है वर्तमान में पॉसिबल नहीं है, पहले पॉसिबल थी शल्य चिकित्सा, वो वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बातें आयुर्वेदा को थोड़ा कम प्रभावशाली बनाती हैं। इंडिया के लिए कौन सा ज्यादा फेवरेबल रहेगा, तो कलेक्टिव अप्रोच, सबसे पहला या तो रोग को होने ही ना दो, और हो गया तो फिर एलोपैथ के पास चले जाओ। तो आयुर्वेदा प्रिवेंशन पे काम करेगा और एलोपैथ क्योर पे काम करेगा, तब जाके हमारा मेडिसिन सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर सकता है। तो दोनों में से आप दोनों ही को आप अप्लाई करोगे भारत में, और दोनों में से वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि जो आपके पास है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। इंडिया में प्रेजेंट में और चैलेंजेस कौन कौन से, अधिकतर मेडिसिन नेपाल के पहाड़ों से, भूटान के पहाड़ों से और अलग अलग जगहों से मंगाई जाती हैं, जो सबसे महंगी महंगी जड़ी बूटियां होती हैं। इससे अगेन फिर दिक्कत परेशानी आती है, जो कि दूसरे देशों में दवाइयां लाने में आ रही, वो यहाँ पे दिक्कत परेशानियां जो है वो आती हैं। तो आयुर्वेदा वीक के बारे में आपको याद रखना है, आयुष मंत्रालय के बारे में आपको याद रखना है, मेंस का क्वेश्चन आपको देख लेना है, प्रीलिम्स का आप सभी को पता चल ही गया। चलो बहुत बढ़िया, अब कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो अब आगे की तरफ बढ़ते। लोगों का ट्रस्ट भी कम है आयुर्वेद पर, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, आयुर्वेद तुरंत रिजल्ट निकाल के नहीं देता, इसलिए कम। लेकिन परमानेंट परमानेंट चीजों में टाइम लगता है, हमारे कोर्सेज में भी 2-2 3-3 महीने लगते थे। तो जो अच्छी चीजें होती हैं उनमें टाइम लगता है। सर होम्योपैथ इज काइंड ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम, या कहीं और से हमने अपना है, होम्योपैथ कहीं और से अपना नहीं है होम्योपैथ। इन सबके एक आध बार पूरे सारे सिस्टम्स को मैं आपको पढ़ा दूंगा, कहाँ कहाँ पे आप देखते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें हो गई हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। तो 20th SCO जो आपके पास है, SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जो है उसकी मीटिंग एट प्रेजेंट में हो रही है, और जयशंकर जो आपके पास है, एस जयशंकर साहब जो है उसको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कौन अटेंड कर रहा है? एस जयशंकर साहब जो है इसको अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही देखना है कि भाई ये SCO क्या था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो SCO पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है आपके प्री के एग्जाम में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बाद SCO क्या है? ये आपके एशिया पैसिफिक रीजन और खासकर एशियाई क्षेत्र और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में एक जियोपॉलिटिकल ग्रुप है। एक जो आपके पास है जियोपॉलिटिकल ग्रुप है, ये क्या करता है? ये काफी सारे देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता के लिए कार्य करता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कार्यरत होता है। हमने बोला कि चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम देखते हैं हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं आप क्या क्या पढ़ा, कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हम पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया आपका, हमने देखा कि SCO को बनाया क्यों गया था। अब जब बना दिया गया तो इसमें शुरुआत में हम मेंबर नहीं थे, शुरुआत में इसे 2001 में बनाया गया था, तब चाइना में इसका डोमिनेंस था, इसकी वजह से हम इसके मेंबर नहीं हुआ करते थे। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में लोकेटेड है एट प्रेजेंट में। बाद में पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों को शामिल किया गया, पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों को सम्मिलित कर लिया गया। और जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों को शामिल कर लिया गया तो शामिल करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो हर एक वर्ष इसकी मीटिंग होती है उसको हम अटेंड करते हैं। सामान्यतः हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो एट प्रेजेंट में एस जयशंकर जो आपके पास है वो इंडिया की लीडरशिप कहाँ पे दे रहे हैं? आपके SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाके दे रहे हैं। अब यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या, वही है, एशिया पैसिफिक रीजन में पोस्ट लॉकडाउन किस तरीके से रिफॉर्म करे जाए, किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आपके पास है, आर्थिक जो समरूपता है वो लेके आई जाए एट प्रेजेंट में। ये सारी की सारी बातें मुद्दे हैं, और बाकी कुछ अगर मुद्दे होते हैं तो वो मैं आपको अगले सेशन से बताता रहूंगा। अभी वर्तमान में सिर्फ प्रीलिम्स वालों के लिए ये SCO क्या है, इसका फुल फॉर्म, कब बना था ये, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, इसके सदस्य जो आपके पास है, मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो आपके पास है छोटी छोटी सी बातें, इन सभी को आपको याद रखना। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें आप सभी को याद रखनी। अब चलते हैं आगे की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो इससे पूछ लीजिए, नहीं हो तो जयशंकर साहब को जाने दीजिए। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मेरे कैबिनेट में आप सभी को एक ना एक मिनिस्ट्री दूंगा। आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं आप सभी को अगली न्यूज की तरफ लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट जो आपके पास है अगली न्यूज है, निर्मला सीतारमन लॉन्चेस दी तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम। ये दोनों स्कीम जो है सीतारमन मैम जो है उनके द्वारा लॉन्च करी गई है, इनको हम देखते हैं। डिजिटल नहीं है ये। सौम्या कह रही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, और अंजलि कह रही है होम मिनिस्ट्री, अंशिका स्लीपिंग मिनिस्ट्री, अतिशय डिफेंस मिनिस्ट्री, आकांक्षा फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब इतने सारे लोग विश्वास रखते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, अगर मैं PM पोस्ट मास्टर बनूंगा तो आप मेरे पोस्ट ऑफिस में महिला वर्कर बनोगी। ये कैसे लोग अपने आप को डाउनग्रेड कर देते हैं। हाँ, महिला से क्या बोलते हैं, कंपेनियन बोलते हैं, साथ में काम करने वाले। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से सोच आती है।
इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन ये नहीं किया था कि कौन कौन सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैंने ये किया था कि आप क्या बनना चाहते हो, ताकि आपको पता रहे कि आपका लीडर कैसा हो, अमित सर के जैसा हो। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, चाल थी, अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आपके पास है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज है निर्मला सीतारमन लॉन्चेस तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम। ठीक है, आज तेजस्विनी नहीं आई, उसके नाम की स्कीम जो है वो लॉन्च हो गई है। उसको बता देना कहाँ पे लॉन्च हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुई है। अब इस स्कीम में हम देखते हैं कि तेजस्विनी स्कीम जो है और हौसला स्कीम जो आपके पास है, इन स्कीम्स के अंडर में क्या किया जाना है और क्या क्या नहीं किया जाना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे, देखो जम्मू एंड कश्मीर की जैसे आप बात करते हो, जम्मू एंड कश्मीर में अधिकतर जम्मू जो है वो हिंदू मेजोरिटी है और कश्मीर जो है मुस्लिम मेजोरिटी है। जो जम्मू है उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानियां नहीं आती। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन जैसे कश्मीर की बात करोगे ना, कश्मीर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती रहती हैं। कारण क्या है, क्योंकि टेररिस्ट जो आपके पास हैं, आतंकवादी समूह घुसपैठ करते रहते हैं और कुछ लोग यहाँ के हैं जिनकी उग्रवादी मानसिकता है और ये लोग कभी भी विमेंस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है, और खासकर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिज्म में जो भी हैं वो लोग तो और भी विमेंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते प्रेजेंट में। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं कि इसका दोष हम इस्लामिज्म को दे दें, क्योंकि महबूबा मुफ्ती नाम की मैम जो है वो चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती जो है वो महिलाओं के चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, तो ऐसा जो आपके पास है ऐसा जरूरी भी नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की तरफ क्या क्या नहीं है इस स्कीम में। तो यहाँ के जो वुमेन्स हैं उनके एम्पावरमेंट करने के लिए, वुमेन्स जो है उनका एम्पावरमेंट करने के लिए तेजस्विनी स्कीम जो आपके पास है, तेजस्विनी स्कीम जो आपके पास है, ये कोर्स ऑफ क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो आपके पास है उसको बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी महिला जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर क्रिएट करना चाहती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहती है और उसके लिए अगर वो कोई सर्टिफाइड कोर्स वगैरह करते तो फिर बाद में उसको मॉनेटरी हेल्प 5 लाख रुपए तक की प्रोवाइड करी जाएगी। 5 लाख रुपए तक का मॉनेटरी मदद जो है वो सरकार करेगी। और ये इसके लिए महिला की एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से लेके 35 वर्ष तक। तो यहाँ सारे के सारे तो जो आपके पास हैं एलिजिबल नहीं है, सभी 60 प्लस हैं। तो आप लोगों के लिए है नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो आप जम्मू कश्मीर के नहीं हो, दूसरे आप सभी 60 प्लस हो। तो किसके लिए है ये 18 से 35 वर्ष जो है, 35 वर्ष की महिलाओं के लिए, 35 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं के लिए। अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं कि हौसला स्कीम किसके लिए। ये भी सेम टू सेम है। ये किसके लिए, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावरमेंट जो आपके पास है, सिंपल सा एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको प्रमोट करने के लिए हौसला स्कीम, हौसला मॉडल। ये क्या करेंगे हम, सेक्टर वाइज स्कीम को, सेक्टर वाइज जो आपके पास है स्कीम को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसके मतलब सिंपल सा फंडा आपके पास ये है कि कोई भी 18 से लेके 35 वर्ष की महिलाएं जो आपके पास हैं, उन महिलाओं के लिए हमें क्या करना है, उन महिलाओं के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो है उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब इसमें हमने बोला कि एक में क्या, एक में ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ एंटरप्रेन्योरशिप है और दूसरे में डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो आपके पास है, और दूसरे में फिर लोन वाली सुविधाएं आपकी दी जाएंगी। और यहाँ पे जो आपके पास है एक और बात, एक और इनिशिएटिव चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो है शिखर और शिकारा जो आपके पास है। आपको पता होगा कि डल लेक जो होती है उसमें चलने वाली जो नाव होती है उनको हम क्या बोलते हैं, शिकारा कह रहे होते हैं। तो हाँ, उसमें जो आपके पास है अलग अलग कोई महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है और अपने टूरिज्म को प्रमोट करवाना चाहती है, तो उनके लिए ये सारी स्कीम्स जो हैं, ये सारी की सारी स्कीम्स दी गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, अदरवाइज ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस स्कीम का संबंध किससे है और किस राज्य में ये सारी स्कीम्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया। तभी सर को पता है, बिग बैंग के टाइम से है सर। मैं तो मुझे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो भारतीय अध्यात्म में मानने वाला व्यक्ति हूँ। आत्मा ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, बस रूपों को बदलती रहती है। मेरा रूप बदलता रहता है, आप लोग लेकिन आदिकाल से इसी रूप में हो। आप लोगों को एंटीक कहा जाएगा, एंटीक।
अब हो गया सर वर्सेस ऑल। ये लेकिन अच्छा लगा ना सुन के, एंटी कितना अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थ को एक किस तरीके से आता है। इस देखो पढ़ने वाली बातें कर लेते हैं, बाकी तो जीतना हारना, देखो आप भी जीतोगे तो उसमें भी मेरी जीत है, क्योंकि एट द एंड रहोगे तो मेरी स्टूडेंट, और मैं जीतूंगा तो फिर वो तो सेलिब्रेशन है ही है। तो कुछ भी कर लो, लास्ट में जीत तो मेरी होनी है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है उसमें, आप भी जीतो मैं भी जीतूं, जीतना हारना चलता रहेगा, और लास्ट में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगली न्यूज जो है वो कौन सी हमारी, अर्थक्वेक से हमारी न्यूज है। रिसेंटली रिसेंटली 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक म्यांमार इंडिया की बॉर्डर, म्यांमार इंडिया जो आपके पास है, म्यांमार इंडिया के बॉर्डर पर आया। ठीक है, किस पे आया, म्यांमार जो आपके पास है, म्यांमार इंडिया की बॉर्डर पे रिसेंटली हमारा अर्थक्वेक जो आपके पास है वो स्ट्राइक करा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ये म्यांमार जो है, म्यांमार वहां पे अर्थक्वेक क्यों आया, या म्यांमार इंडिया की बॉर्डर पे अर्थक्वेक क्यों आया। अब हम जांच पड़ताल में लग गए, हमने बोला कि आज तो पूरी जांच हो गए रहेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि देखो जो अर्थक्वेक आता है उसकी छोटी छोटी बातें उनको हम देख लेते हैं, अर्थक्वेक की जो छोटी छोटी बातें उनको हम देख लेते हैं। अर्थक्वेक जब भी आता है, सर कंजूस हैं, पार्टी तो देनी, अरे मैं पार्टी देता हूँ यार, ऐसा किसने कहा मैं पार्टी नहीं देता। ठीक है, मैं पार्टी देता हूँ, बस आप लोगों की किस्मत है कि आप पार्टी ले नहीं पाते। हाँ, अभी आप बोलोगे तो अभी मैं आपको पार्टी दे दूंगा, अब आओ तो पार्टी लेने के लिए। अभी आप जो 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको नाश्ता और चाय दोनों मेरी तरफ से लो। अब आगे की तरफ चलते हैं। सर स्विगी है, वी आर डिजिटल भिखारी। ऐसा ऐसा शादी का कोई कार्ड दे के, कार्ड देने आए ना तो उससे बोल देना हमारे यहाँ स्विगी है, उस पर पहुंचा देना खाना। फिर देखना वो ऐसे मुंह से देखेगा ना कि भस्म हो जाओगे तीसरी आंख से। ये अलग ही लोग हैं ना, कहाँ से आ जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तेजस्वी लोग, सर कुछ नहीं देंगे, ठेंगा दिखा देंगे बस। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे की तरफ चलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो पार्टी ले भी लेते हैं और उसके बाद उसके बाद वो भूल भी जाते हैं, इन लोगों को मैं गज नहीं कहता हूँ, स्वभाव से पाए जाते हैं ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम तो हमारी न्यूज पे फोकस करते हैं, हमारी न्यूज जो है उस पर फोकस करते हैं, जो काम वाली बात है, जिसके लिए आप यहाँ पे हो, नहीं तो बोलोगे कि सर पढ़ाते वढ़ाते नहीं, मजाक करते रहते हैं। तो अर्थक्वेक जो आपके पास है ये क्या होता है, अर्थक्वेक कब आता है, जब हमारी अर्थ पे दो प्लेट्स होती है ना, दो प्लेट्स टकराती हैं, और टकराने के बाद जो आपके पास है एनर्जी का रिलीज करती हैं, उसको अर्थक्वेक कहते हैं। जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र उसको और उसके बाद जहां से एनर्जी जो आपके पास है एक्सटीरियर में बाहर निकल रही होती है उसको एपी सेंटर कहा जाता है, एपी सेंटर कहा जाता है, सॉरी। इसको हिंदी में फोकस को मूल कहते हैं, और इसको ऊपर वाले को अधिकेंद्र जो आपके पास है अधिकेंद्र कहते हैं। ये मैंने ज्योग्राफी में आप सभी को पढ़ाया हुआ था। अब आगे की बात करते हैं, तो ये तो सारी बातें हो गई कि सर अर्थक्वेक ऐसा आता है ऐसा आता है, इसके काफी सारे टाइप भी होते हैं, जैसे टकराने से टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है, फोल्ड टेक्टोनिक, वोल्केनिक, ह्यूमन, अलग अलग तरीके के जो आपके पास अर्थक्वेक्स हैं और वो आपके आते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई अलग अलग तरीके के अर्थक्वेक आते हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आया, देखो इसका कारण अब हम हमारे मैप से देखते हैं। मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी एमपीपीएससी सब में, और एसआई में क्वेश्चन ये आया था, एमपीएसआई में, कि ये मध्य प्रदेश का एक प्रॉपर जिला डाल देंगे और उसमें पूछेंगे यह किस
किस सेस्मिक जोन में आता है, किस सेस्मिक क्षेत्र में आता है। तो हमारे पूरे भारत को, ऑल ओवर इंडिया जो है, उसको हमने 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 4 सेस्मिक जोन, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ, ठीक है। नाम याद रखना है इनके, नहीं तो जोन फिफ्थ को देख के हमें ऐसा लगता है कि 5 जोन है, नहीं, फर्स्ट जोन जो है वो भारत में पाई नहीं जाती, जो मोस्ट स्टेबल है वो एंटार्कटिका में पाई जाती है, भारत में है ही नहीं। तो जोन सेकंड अगर आप देखोगे, जोन सेकंड कौन सी, ये ब्लू वाली जोन आपको दिखाई दे रही ना, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है हमारा, ये जोन फर्स्ट वाला क्षेत्र आपका है, ये प्रथम क्षेत्र। उसके बाद जो येलो वाला है, इसके चारों तरफ वाला एरिया है जो जोन सेकंड। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा सोन घाटी जो होती है ना, उसको छोड़ के बाकी पूरा एरिया जोन फर्स्ट में आता है, याद रखना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना वाला जो पूरा पार्ट है, उसके बाद निमाड़ी, टीकमगढ़ वाला पार्ट, सागर वाला कुछ पार्ट, तो ये सारे पार्ट जो आपके पास है ये जोन फर्स्ट में आते हैं, नीमच, मंदसौर वाले सारे पार्ट। अब इसके बाद बोला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये जो आपके पास है मतलब जोन में ये सेकंड जोन हो गई, ये जो आपके पास है ये थर्ड जोन हो गई। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि और कौन कौन से सबसे खतरनाक डेंजरस जोन होती है ना, वो फिफ्थ जोन होती है, 5वीं वाली। तो ये कहाँ पाई जाती है, जहां पे प्लेट्स टकरा रही हैं। तो ये पूरा रेड एरिया दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो। और उसके बाद बात करोगे तो ये हिमालय वाला पूरा क्षेत्र और रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र जो है ये फिफ्थ जोन में आता है। और थर्ड जोन और फिफ्थ जोन के बीच फोर्थ जोन जो है वो आ रही होती है, फोर्थ जोन आपको दिखाई दे जाएगी। तो अभी एट प्रेजेंट में देखते हैं कि सर म्यांमार में अर्थक्वेक आया, या म्यांमार हिंदुस्तान की सीमा पर अर्थक्वेक आया, क्या ये अर्थक्वेक आना बनता था? जी हाँ, बिल्कुल बनता था। नो एस्टोर्निशिंग फैक्ट इज देयर, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी वाला सबब यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी जोन 5 है, और जोन 5 में अर्थक्वेक्स जो है वो सेस्मिक अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, और भारत का लगभग 59% एरिया अर्थक्वेक की चपेट में हमेशा आता रहता है। चलो बहुत बढ़िया, अब कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। और अर्थक्वेक को किससे नापते हैं आप सभी को पता ही होगा, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। मैंने नहीं खाई आज तक एक भी पार्टी। अरे भाई, पार्टी नहीं खाते, पार्टी के अंदर जो होता है खाने वाली वस्तुएं उनको खाते हैं, पार्टी कौन खाता है? सर सब एक ही है। हाँ, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं आगे की तरफ, आपको कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। एक तो रेक्टर स्केल है, एक मार्केली स्केल है, ये दोनों चीजें आपको बड़े अच्छे से पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, अगली न्यूज को देख लेते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर अर्थक्वेक आया था, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। मध्य प्रदेश में अर्थक्वेक नहीं आते, उसका कारण आप सभी को पहले से पता ही है। अब नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। तो देखो, कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट उसने अभी अभी रिसेंटली ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल दिया है। एक्चुअली ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है ये बहुत पहले से ही चला आ रहा प्रोजेक्ट है, 2018 के समथिंग में इसको अप्रूवल दिया गया था। शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ओ स्मार्ट स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये 29 अगस्त 2018 जो है उसमें शुरू करी गई थी, और इसके काफी सारे वेरिएबल एम एंड ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या था कि ओशियन डेवलपमेंट जो है, समुद्र जो है, समुद्री क्षेत्र में विकास, तकनीकी विकास करना है, सेवा क्षेत्र में विकास करना है, इनकी विज्ञान एवं तकनीकी, और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले सारे संसाधन, रिसोर्सेज जो हैं उनसे उनको भी हमें समझना है। और एट द एंड ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की गतिविधियां यहाँ पे कर रही है, ताकि अगर इसकी हेल्थ में कोई गिरावट आ रही हो तो वो आपको समझ आए। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम क्या था? सबसे पहला फोरकास्ट एंडी सर्विस, मतलब महासागरों का निरंतर अवलोकन करना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है यार, देखो इंडिया इंडिया जो है उसकी सारी तटरेखा जो है वो अधिकतर जो सदर्न पार्ट है वो तटरेखा पे है या कोस्ट लाइन पे है, और इंडिया की सेफ्टी भी, सिक्योरिटी भी
और कोस्टल एरिया की इकोनॉमी जो आपके पास है, इकोनॉमी भी किस पे डिपेंड करती है, ओशियन पे डिपेंड करती है। सेफ्टी आपको पता होगा, मुंबई अटैक, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके बाद इकोनॉमी में आपको पता ही होगा कि टॉप एट प्रेजेंट में किसने मारा है, वो आप जल्दी से बताओगे, फिशरी प्रोडक्शन में कौन सा राज्य जो है उसने टॉप किया, आप सभी को पहले से ही पता, हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो इकोनॉमी भी, और इकोनॉमी में जैसे गोवा का नाम आपने सुना होगा, गोवा, वहां पे टूरिज्म की वजह से वो स्टेट डेवलप हुआ है, और ऐसा एज सच वहां पे कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो कैबिनेट जो है उसने ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट को इसीलिए स्टार्ट करा था ताकि ओशियन टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, समुद्री तकनीकी जो है उसका विकास किया जा सके। और इसके अंदर का सारी चीजें वही की वही है, कौन सी है कि भाई हम क्या करेंगे, महासागर की तकनीकी जो है उसको विकसित करेंगे, ओशियन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब ओशियंस में क्या क्या है उसकी मॉडलिंग करेंगे और सलाहकारी सेवाएं जो है वो उपलब्ध करा रहे होंगे। ओशियंस ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बनाएंगे, ओशियन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज, ये दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। आपकी ज्योग्राफी में है भी ओशियानिक रिसोर्सेज, और आपके क्वेश्चन भी बने हुए हैं महासागरीय संसाधन में। कोस्टल रिसर्च, तटीय क्षेत्रों पर रिसर्च डेवलपमेंट जो है उनको करेंगे, और लास्ट में जो रिसर्च के जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वगैरह करेंगे। तो ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट के उद्देश्य सिंपल से हैं, वो क्या है, आपको मेराइन टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड करना है, उसको अपडेट करना है, ये सिंपल से उद्देश्य, ये सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स आपके इसके हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि भाई 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में लिखना है, तो ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। और अब सबका सर मॉडलिंग क्या होती है, मॉडलिंग का मतलब होता है किसी भी रियल वस्तु की 3D रेप्लिका को तैयार करना, जो कि शो करे सेम फंक्शनलिटी जो आपके पास है ऑफ दैट रियल, जो आप रियल ऑब्जेक्ट शो करे, उसको मॉडल कहते हैं। बचपन में आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया होगा, इसको प्रोटोटाइप भी कहा जाता है साइंस की भाषा में, ठीक है। तो आपने बाइक के मॉडल बनाए होंगे, तो वो मॉडलिंग होती है। और क्या है, मॉडलिंग मतलब हो गया, अभी वो वाली मॉडलिंग नहीं है प्रशांत, नहीं तो तुम वो वाली मॉडलिंग समझ लो जो लोग आजकल बनना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ये कौन है, अंशिका, बड़े तेजस्वी लोग हैं। अभी करता हूँ मैं इनको बंद, रखो। हु कैन शेयर पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ, नहीं ऐसे नहीं, या मैंने बहुत चीज सीखी। हु कैन शेयर, allow participant to rename their self, allow participant to unmute themselves। इतने सारे फंक्शन है, काय को दे दी, 2-4 देने थे, बस एक फंक्शन और देना था कि ऐसा मोबाइल से वो निकलता, ऐसा हाथ टिश्क्यू धुम, टीचर ने आइकन दबाया, हाथ निकला धुम, एक फंक्शन और होना था बस, मुझे तो वही चाहिए। है ना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। अंशिका सर फिर हम नहीं आते क्लास में। ऐसा एक आइकन हो बगल में, उसको दबाओ, तुरंत हाथ बाहर निकला धूम, ऐसे करके। दूसरा ये फंक्शन आना चाहिए जो बीच बीच में, ये देखो जो छोड़ के चले जाते हैं ना बीच बीच में, वो क्या कर रहे हैं वो हमें पता लग जाए। ये घातक हो सकता है लेकिन, ये डेंजरस हो सकता है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या क्या और क्या क्या नहीं है। सर वॉयलेंस इज सिन, अच्छा वॉयलेंस पाप होता है, मतलब आप सब पापी हो। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो है उसको हम देख लेते हैं।
सब नेक्स्ट न्यूज है पॉपुलेशन, अच्छी खासी न्यूज है, अच्छी खासी न्यूज है। और वो कौन सी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उसको रिसेंटली रिलीज किया गया। बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो बच्चे कह रहे थे अरे बहुत ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस न्यूज को हम आज डिकोड करने वाले हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता क्या है, किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या जो आपके पास है, क्या क्या फीचर्स वगैरह होते हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो पॉपुलेशन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, पॉपुलेशन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज में क्या है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसको अभी अभी प्रेजेंटली जो आपके पास है दिया गया। अब देखो इसमें काफी सारी अच्छी अच्छी न्यूज आई हैं, जो गुड न्यूज कह सकते हो, मतलब हमारे देश के लिए कुछ अच्छी न्यूज है और गर्ल्स के लिए और भी अच्छी न्यूज है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे जो आपके पास है उसमें क्या बोला गया है कि विमेंस की संख्या मेंस से जो है अब वो धीरे धीरे करके एक्सीड करती जा रही है। 1020 विमेन्स फॉर 1000 मैन एवरेज वैल्यू आपको मिली है पहली बार हेल्थ सर्वे में। क्या ये सेक्स रेशियो हो गया? ना बाबा ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे क्या पार्टिसिपेंट्स की बात चल रही है, जहां जहां पे हेल्थ सर्वे हुआ है उनकी, ये सेंसस नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट अ सेंसस, दिस इज अ सर्वे। सर्वे जो आपके पास है वो क्या होता है, कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को लिया जाता है और उससे रिजल्ट्स फाइंड आउट करे जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सर्वे बोला जाता है, ठीक है। ऑफलाइन में बच्चे खुश हो रहे थे, सर्वे मेंस की संख्या ज्यादा हो गई, मेंस की संख्या कम हो गई, ये वो ऐसा कुछ नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। मेंस भारत में ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। जो फालतू होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या बोल गया यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो तो सेक्स रेशो जो आपके पास है और चाइल्ड सेक्स रेशो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले विमेन्स और मेंस जो आपके पास है वो वाली बात। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सेक्स रेशो एट दी बर्थ की बात कर रहे थे, तो 1919 से 1000 और एट प्रेजेंट में 1929 1000 जो आपके पास है, 1000 लोग, 1000 जो आपके पास है, मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट इंडिया में हो रहा है, डेमोग्राफिक शिफ्ट इंडिया में हो रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या है सर्वे में। तो इसमें एक बहुत बड़ा पहलू जो आपके पास है, डायमेंशन कवर किया गया और एक हाई डायमेंशन था। अगर आपने डिबेट वगैरह देखी है तो वो टीएफआर का था। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो आपके पास होती है, कुल प्रजनन दर जो आपके पास है, कुल प्रजनन दर होती है। अब इस कुल प्रजनन दर में आप देखोगे कि इस कुल प्रजनन दर में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो कुल प्रजनन दर क्या होती है कि जैसे आपको पता होगा, हम दो हमारे दो होने दो वाला एक कंसेप्ट जो आपके पास है वो चलता है। तो एक ममा है और एक डैडा है, इनके कुल कितने बच्चे होने चाहिए? टोटल 2 बच्चे जो आपके पास होने चाहिए, तब जाके ये क्या करेंगे, अपने आप को रिप्लेस कर पाएंगे, अपने आप को क्या कर पाएंगे, अपने आप को जो आपके पास है अपने आप को रिप्लेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि यार अदरवाइज ये अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, या इनने 3 बच्चे जो आपके पास, इनके 3 बच्चे हो गए तो रिप्लेसमेंट से ज्यादा हो गए, तो हम ये बोलते हैं नेट फर्टिलिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। नेट फर्टिलिटी जो आपके पास है वो 2 होनी चाहिए। बैंक का सर्वर डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास है नेट फर्टिलिटी जो आपके पास है वो क्या होनी चाहिए, आपकी 2 होनी चाहिए। तो ये एट प्रेजेंट में इस सर्वे में क्या आया, एट प्रेजेंट में इस सर्वे में ये आया कि हमारी जो नेट फर्टिलिटी है वो 2.1 आपको देखने को मिली है।
शहरी क्षेत्रों में कम, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली। तो टीएफआर अब हमारी डिक्लाइनिंग लेवल पे है। इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जनसंख्या स्थिर हो रही है, जनसंख्या जो आपके पास है वो स्थिर हो रही है और कुछ समय के बाद जनसंख्या धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो टीएफआर का भी फंडा, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, एक विमेन अपने पूरे के पूरे प्रजनन समय पे या रिप्रोडक्टिव टाइम पे कितने बच्चों को जन्म देती है, वो क्या कहलाता है, वो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। देखो दे सकती है वो तो काफी सारे, आपको ही पता होगा मुमताज महल जो आपके पास, उनके शायद कितने 14-15 बच्चे थे। तो अलग अलग कैपेसिटी बहुत है, लेकिन सिर्फ इनको कितनों को जन्म देना चाहिए, 2। तो ये क्या करेंगे, मामा को और पापा को रिप्लेस करेंगे और पॉपुलेशन जो आपके पास है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। पॉपुलेशन जो आपके पास है वो स्थिर हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, टीएफआर का फंडा है। भारत में टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल पे आ रही है। रिप्लेसमेंट लेवल का ही मतलब क्या होता है, 2। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या है, 2। अब थोड़ा बहुत सेक्स रेशो में देखते हैं कि सेक्स रेशो क्या क्या है यहाँ पे। तो सेक्स रेशो जो आपके पास है वो देखोगे तो ये ग्रीन राज्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसी के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उसी के साथ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा, ये सारे राज्य अलॉन्ग विद दी राजस्थान, 1000 से ज्यादा टोटल पॉपुलेशन सेक्स रेशो में। ऐसा यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे सेक्स रेशो जो आपके पास है ज्यादा, मतलब इस सर्वे में ज्यादा पाया गया। ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें मॉडरेट टाइप का पाया गया, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें मॉडरेट, और जम्मू लद्दाख जो आपके पास है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और कुछ रेड अभी भी थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, अभी अभी 2 स्कीम्स चला दी हमने, पंजाब और हरियाणा, ये सारे राज्य जो आपके पास हैं, ये इन्होंने सेक्स रेशो को डाउन डाउन फेस करा है। तो अभी याद ये रखना है आपको कि ये डाटा आया ना, ये इस डाटा से खुश नहीं होना। खुश कैसे नहीं होना कि सर ये बढ़ गया, अचानक दिन रात में संख्या बढ़ गई, ऐसा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वे था, और सर्वे लिमिटेड लोगों पे किया जाता, टोटल पॉपुलेशन पे नहीं किया जाता। तो अलग अलग चीजें, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है, कारण क्या है इसको करने का, सबसे बड़ा रीजन ये होता है ताकि हमें पता लगे कि फैमिली के हिसाब से हेल्थ किस तरीके से वेरी कर रही है, वेरिएबल है। और आपको पता ही होगा, जो महिला जितने ज्यादा बच्चों को जन्म देती है उसकी हेल्थ उतनी ज्यादा डाउन होती चली जाती है, और उसकी हेल्थ जो आपके पास है धीरे धीरे करके उसकी शरीर की क्षमता ही कम होती चली जाती है। तो हम इस सर्वे में मध्य प्रदेश का क्या है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो सर लाडली ये लक्ष्मी, समझ नहीं आया 1020 सर, ये कहाँ से आया? आपने कहा सेक्स रेशियो नहीं है जो 1020 देखो बता रहे क्या हैं। होता है, ये ऐसे आया जैसे कि मैंने 5 परिवारों को पकड़ा, आपके घर पे गया, आपके पड़ोसी पे गया, आपके पड़ोसी के पड़ोसी पे गया, और आपके पड़ोसी के उसके भी पड़ोसी पे गया। मैंने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारे यहाँ पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे मेल जो हैं वो 1000 हैं टोटल, और फीमेल्स जो आपके पास हैं वो हमारे यहाँ पे सपोज करो 1021 हैं। और मैंने क्या बोल दिया, सारे रीवा का सेक्स रेशो 1021 है। सर्वे इस तरीके से किया था, सैंपलिंग से। और पॉपुलेशन सेंसस कैसे करी जाती है, मैं पूरे रीवा में घूमूंगा कि बताओ तुम्हारे घर कितने हैं, तुम्हारे एक घर नहीं छूटना चाहिए टोटल। तो सेंसस जो होती है वो रियल आंकड़े शो करती है, और सर्वेज जो होते हैं वो लिमिटेड सैंपल से क्या करते हैं, हम सैंपल्स से फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं कि मैंने 10 घर कवर करे तो 10 घर में ऐसा होगा तो बाकी घरों में कैसा होगा, वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, आ गया समझ के नहीं आया? सैंपल्स, ओके। सर्वेज और सेंसस में अंतर होता है। इसी की वजह से सेंसस 10 साल में करी जाती है, और ये सर्वे जब चाहे मुंह उठा के 2-2 3-3 साल में हो जाते हैं, क्योंकि सेंसस एक ब्रॉड एक्सरसाइज है। उसमें अगर किसी का एक्सक्लूजन हो गया तो एक तरीके से वो सरकार के सर पे चढ़ के डांस भी कर सकता है कि मुझे भी ऐड करो, मुझे भी ऐड करो। लेकिन इसमें नहीं हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर पे सर्वे वाले नहीं आए थे, मुझसे नहीं पूछा, मेरे घर पे भी नहीं आए, लेकिन डाटा तो आ गया ना। तो यहाँ पे अब देखोगे तो ये जो आपके पास है मध्य प्रदेश ने किस तरीके से परफॉर्म किया, तो लाडली लक्ष्मी योजना का अच्छा परिणाम आया और लिंगानुपात में सुधार हुआ। पिछले सर्वे से इस सर्वे में लिंगानुपात का सुधार हुआ। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे, पिछले सर्वे में 948 आई थी बच्चियों की संख्या, 970 आ गई। लेकिन सेक्स रेशो रियल में इंक्रीज हुआ कि नहीं, 2021 की सेंसस हमें बताएगी ये सर्वे कितने एक्यूरेट है, कितने एक्यूरेट नहीं है। और उसी के साथ साथ जो आपके पास है बाल विवाह जो होता है ना, वो भी कम हुआ है।
चाइल्ड मैरिजेस जो है उनके केसेस में भी डिक्लिनेशन देखने को मिला इस सर्वे की, अगर हम मानते हैं तो। ये सिंपल सी बात है जो आपके पास है, छोटी छोटी बातें जिनको आप याद रख सकते हो, जो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है उससे मध्य प्रदेश के बारे में। और एट दी एंड इसके डाटा ज्यादा रिलायबल नहीं होते, मे बी क्वेश्चन बन भी जाए, मे बी ना भी बने, लेकिन हाँ अगर आया हुआ है तो करंट अफेयर में एक बार देख लेना क्या होता है, क्यों होता है, ताकि गवर्नेंस वगैरह में इन सभी को कोट कर सको। अब क्वेश्चन एक छोटा सा है आपका, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट regulatory institutions remains independent and autonomous, discuss in the light of experience in recent past। ठीक है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नियामक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त हो। हाल ही के अनुभवों से आपको आलोचना करनी है। तो ये आज का आपका प्रश्न है और ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको 11 मार्क्स में लिख के लेके आना है। और बाकी आप सभी को पता ही है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और अभी के लिए इतना ही, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस करंट अफेयर को शेयर करिए। अनेक अनेक धन्यवाद, और इसकी पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है सर? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जी ये उसी के अंदर में आता है।